अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आई होप यू ऑल डूइंग वंडरफुल। मैं हूं सबा, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं कर रही हूं आपके साथ आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस, जो कि बेस्ड है रेशियोज और प्रोपोर्शंस के ऊपर। रेशियोज के बारे में हमने बात कर ली थी, एक्सरसाइज 6A भी कर ली थी। आज अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोपोर्शंस क्या होती हैं, ताकि उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6B कर सकें। सो लेट्स गो। रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, मैथ्स में ये मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है, और इसमें नंबर्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी बेहतर हो जाती है। अब बेसिकली हमने रेशियोज के बारे में बात कर ली है, हमने डिफाइन कर लिया है उनको। हमने कहा है कि वो दो रिलेशनशिप होता है दो या उससे डिफरेंट नंबर्स के अंदर, और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं वो हम रेशियोज में एक्सप्रेस करते हैं। रेशियोज के लिए फ्रैक्शंस भी काफी रेलेवेंट होते हैं। तो आज हमने उससे एक स्टेप फर्दर जाना है और डिस्कस करना है कि प्रोपोर्शन क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका रेशियोज के साथ क्या ताल्लुक है। सो वी विल स्टार्ट बाय रीडिंग द डेफिनेशन। डेफिनेशन है व्हेन टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रोपोर्शन। इक्विवेलेंट रेशियोज जो है पहले लेक्चर के एंड में फॉर दिस चैप्टर हमने उनके बारे में बात की थी, एंड वी डिस्कस कि कुछ रेशियोज जो होती हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं। दैट मींस अगर दो नंबर्स की और कोई और दो नंबर्स की रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में बिल्कुल सेम है, तो बेशक वो नंबर्स डिफरेंट हो, वो एक दूसरे से इक्विवेलेंट होते हैं और उनकी रेशियो जो है वो इक्विवेलेंट रेशियो कहलाती है। अब उसमें हम कह रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जो इक्विवेलेंट रेशियो रखते हैं वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से। अब इसको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए आए हम एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल है 4/5 is equal to 12/15 because both can be expressed as 4:5। अब यहाँ पर it's important to note कि equals to से यहाँ मुराद है वो दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ओवरऑल बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सेम है। 4/5 को अगर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो वो इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते इसके बाद। Whereas 12/15 को दोनों को अगर आप 3 से डिवाइड करो, इफ यू डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 3, सो व्हाट यू गेट 4/5। तो उनका भी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो बिल्कुल यही है जो 4/5 का है। दोनों का फॉर्म जो है सिंपलेस्ट वो सेम है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये दोनों जो रेशियोज हैं ये इक्विवेलेंट हैं, एंड बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट दे आर प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। 4:5, ये जो दो आप डॉट्स, दो कोलन्स देख रहे हो, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शनल होना। तो ये जो रेशो है 4 और 5 की, ये प्रोपोर्शनल है 12 और 15 की रेशो से। ये एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, और इसको हम इस तरह से वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं कि 4:5 as 12:15, कि 4 जिस तरह 5 के लिए है उसी तरह 12 जो है वो 15 के लिए है। 4 and 5 आर एक्सट्रीम्स। अब यहाँ पर हम नंबर्स को नाम दे देते हैं। तो 4 अगर आप देखो, 4 and 15 राइट है, ये जो दो नंबर्स हैं जो बिल्कुल एंड्स पे आ रहे हैं, एक आपका टॉप न्यूमरेटर है, एक आपका लीस्ट डिनोमिनेटर है, ये जो है ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि एंड्स पे आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन 5 and 12 आर मीन्स, और 5 और 12 जो हैं वो दोनों मीन्स कहलाते हैं। तो जो नंबर्स बिल्कुल कॉर्नर्स में आ रहे हैं दे आर योर एक्सट्रीम्स, एंड जो दो नंबर्स अंदर वाली साइड्स पे हैं दे आर योर मीन्स। 15 is the fourth proportional of 4, 5 and 12। ये जो नंबर है 15, इसको हम कहेंगे fourth proportional of the rest of the three numbers। So this is how you basically label them। अब ये कॉन्सेप्ट इतने रेलेवेंट नहीं है, यहाँ पर आपने मेनली सीखा क्या है। सबसे पहले आपको पता चला है कि प्रोपोर्शनल कौन सी दो वैल्यूज कहलाती हैं, जिनकी सिंपलेस्ट रेशियो सेम है वो प्रोपोर्शनल है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पर बिल्कुल इन्फॉर्म हो चुके थे कि these are basically proportional ratios। उसके बाद हमने सिंपल टर्म्स जो हैं जैसे कि एक्सट्रीम, मीन और प्रोपोर्शनल को हमने फर्दर क्लैरिफाई किया है और बताया है कि वो कौन सी होती हैं। आइए अब इसको फर्दर अंडरस्टैंड करें। Now that we understand proportion, हम रेडी हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है? ऐसी दो रेशियोज जिनकी जो मीन वैल्यू है वो सेम हो, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो 1:3 इज प्रोपोर्शनल टू 3:9। यहाँ पर जो इक्वल टू का साइन है, दो कोलन्स की जगह आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, इट्स द सेम। अब यहाँ पर 3 जो है वो पहली रेशो में भी आ रहा है और दूसरी रेशो में भी आ रहा है, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है।
ऐसी रेशो को, ऐसे प्रोपोर्शनल वैल्यू को हम कहेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। 3 इज द मीन प्रोपोर्शनल। ऑब्वियसली 3 जो है दोनों में रिपीट हो रहा है, 3 जो है अंदर वाली साइड पे आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट इज द मीन प्रोपोर्शनल। नाउ लुकिंग एट द नेक्स्ट वन, क्रॉस प्रोडक्ट्स। अब हमने पहले बात की है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की, और उसमें मेनली यही एलिमेंट है कि जो एक कॉमन एलिमेंट होता है वो दोनों रेशियोज में आता है। अगली बात हम कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। अब जब आप दो डिफरेंट प्रोपोर्शनल वैल्यूज लेते हैं, उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या होती है कि ये जो नंबर है आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें एंड दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड ऑन दी अदर साइड। दरमियान में आपके पास बन गया एक क्रॉस एंड दैट इज व्हाई इनका जो आंसर है वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। सो अगर आपके पास ये वाली एग्जांपल आप ले लो, 4:5 और 12:15 जो है वो एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, तो हमने इनको एक्सप्रेस किया है, इनको मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या जवाब आए हैं, 5 into 12 is 60 एंड 4 into 15 is 60। तो जब हमारी जो प्रोपोर्शनल वैल्यूज होती हैं, रेशियोज प्रोपोर्शनल होती हैं, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है। बट दैट इज नॉट ऑलवेज द सेम फॉर एवरी केस। सिर्फ जब हमारी जो प्रोपोर्शनल वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, द टू रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, तब हम कहते हैं कि ये दोनों जो हैं आपस में इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। दोनों साइड से हमारे पास 60 आ गया। अब अगर हम अगली एग्जांपल देखें, 7:8 और 5:6, ये जो है ये एक दूसरे से प्रोपोर्शनल वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों का सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो सेम नहीं है। इनको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर ऑब्वियसली सेम नहीं आता, बट देन अगेन आप उसको फिर भी कंपैरिजन के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, देखने के लिए कि कौन सी वैल्यूज बड़ी हैं, कौन सी छोटी हैं। सो फॉर दिस रीजन अगर हम यहाँ पर देखें, 7:8, 5:6 को मैंने फ्रैक्शंस की सूरत में लिख दिया, तो 7/8 एंड 5/6। इनको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, 8 into 5 is 40, whereas 7 into 6 is 42। तो मेरे पास इनकी ये मुख्तलिफ वैल्यूज आ जाती हैं। Once I get the answers, अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू किसकी है। ऑब्वियसली 8 वाला जो फ्रैक्शन है उससे हमारे पास आंसर आया है 42 वाला, so that is why 7/8 is bigger than 5/6। इस तरह से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। The next thing that we have to understand about proportions now is direct proportion। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि एक चीज को इंक्रीज करने से दूसरी चीज भी बिल्कुल उसी तरह इंक्रीज करे। सो व्हेन टू थिंग्स इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन, कि सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज होता है, अगर एक चीज को बढ़ाओगे दूसरी भी उसी तरह से बढ़ेगी, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें। दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसको हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, एन ऑथर राइट्स 6 पेजेस इन 1 hour, हाउ मेनी विल शी राइट इन 5 hours। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेट करनी होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि आपको पता है कि 1 घंटे में वो 6 पेजेस लिखती है, 5 घंटे में वो कितनी लिखेगी। इसके लिए हमारे पास होता है बेसिक रेशियोज वाला फॉर्मूला। आइए चल के उसको देखें। सो नाउ वी कैन लुक एट द एग्जांपल फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उस ऑथर ने 1 घंटे में 6 पेजेस लिखे हैं, तो आपने बताना कि वो 5 घंटे में कितने पेजेस लिखेगी। आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो, आवर्स एक साइड पे और पेजेस एक साइड पे। 1 घंटे में उसने लिखे 6 पेजेस, तो 5 घंटे में उसने कितने लिखे हैं अभी हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको x की वैल्यू दे देते हैं। फिर आप करोगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 एक साइड पे और 1 मल्टीप्लाई बाय x एक साइड पे। सो व्हेन आई मल्टीप्लाई 5 बाय 6 मुझे क्या मिलेगा, 30। अब एक साइड पे मेरे पास 30 है और दूसरी साइड पे मेरे पास 1x है। 1x जो है वो अपने आप में वही आंसर है, इसको आपको डिवाइड करने की, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि x की वैल्यू है 30। She will write 30 pages in 5 hours। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मुझे मेरा सोल्यूशन मिल गया। मैंने कर दिया 1x equals to 5 multiply by 6 and in that way I was able to understand कि मेरी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या आएगी। तो आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। वो इसका बिल्कुल उलट है। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली ये होता है कि एक वैल्यू को बढ़ाने से दूसरी बढ़ने के बजाय कम होती है, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज कि एक वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करोगे दूसरी उसी हिसाब से नीचे जाती जाएगी।
इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं दो चीजों का आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना। जैसे अगर एक चीज को इंक्रीज किया जा रहा है 2 फोल्ड से और दूसरी चीज 2 फोल्ड से कम हो रही है, इसका मतलब है वो एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लुकिंग एट एन एग्जांपल, 2 masons build a wall in 10 days. How many days will 5 masons take? अब जो मजदूर होते हैं उनको हम मेसन्स कहते हैं। वो कह रहे हैं 2 मजदूर जो हैं एक दीवार बनाने में 10 दिन लगाते हैं, 5 मजदूरों को वही दीवार बनाने में कितने दिन लगेंगे। अब इसके लिए आप फिर से उनको लिस्ट डाउन कर दो। एक साइड पे आपने लिखा मेसन्स कि कितने मजदूर हैं और दूसरी साइड पे आपने लिखा कितने डेज लगे। 2 मेसन्स हैं तो 10 दिन लगे, 5 मेसन्स हैं तो कितने दिन लगेंगे को मैंने n लिख दिया। आप किसी भी नंबर से लेटर से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। वंस यू हैव दैट, अब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, वी सिंपली मल्टीप्लाई इन द फ्रंट। हमारे पास 5 into n equals to 2 into 10 से हमारा रिजल्ट आएगा। सो सिंपली 5 into n equals to 2 into 10। आप इनको आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर वी वुड सिंपली मल्टीप्लाई इन द फ्रंट। 5n equals 2 into 10। तो 2 into 10 क्या होता है? 2 into 10 होता है 20। 5n जो है वो 20 है, n को अलग करना है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर यहाँ पर 5 था, आप उसको शिफ्ट कर दोगे वहां, यहाँ वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा n equals 20 डिवाइडेड बाय 5। 20 डिवाइड बाय 5 का अब आपने सिंपली आंसर निकालना है। 20 को 5 से डिवाइड करते हैं, जवाब आता है 4, बिकॉज 5 4s are 20। 5 masons take 4 days। तो बिकॉज हमें 10 डेज के ऑपोजिट जो डेज थे वो फाइंड करने थे, तो हमें इस कैलकुलेशन से ये पता चला है कि 4 दिन लगे हैं 5 मेसन्स को। अब इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम क्यों कह रहे हैं? इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो गई है। यहाँ पे जो 2 थे उनको जब हमने 5 कर दिया तो जो हमारे 10 दिन थे इनको हमने इंक्रीज किया है। यहाँ पर हमारे 10 दिन से 4 दिन हो गए, विच मीन्स डिक्रीज हो गया। सो व्हेन यू इंक्रीज वन थिंग और दूसरी चीज उतनी ही कम हो जाए, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसकी हमने एग्जांपल अभी अभी देखी है। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो है प्रोपोर्शंस के ऊपर वो खत्म होता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गई है तो जब हम एक्सरसाइज 6b करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो कंफ्यूजन आपकी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अब मैं आपसे मिलूंगी उस लेक्चर में। Until then, take care. Allah Hafiz.